हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू PW IIT जैम CSIR नेट। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर फिर से लीनियर अलजेब्रा के कुछ कंप्लीट सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर केटर करेंगे कि हाउ टू थिंक, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में आ जाते हैं या ये हमारे पास PYQ के क्वेश्चंस हैं, हाउ टू थिंक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उनका हम वे यहाँ पर जान लेते हैं। तो जैम PYQ के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, PYQ ऑन द लीनियर अलजेब्रा। चलिए इस पूरे लेक्चर को आप लोग जो हैं इस तरीके से सॉल्व करिएगा कि ये आप लोगों का कोई लाइव क्लास है, ये आप लोगों की कोई लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है। आप लोगों को हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हर क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर 2 मिनट 30 सेकंड का समय मैं आप लोगों को दूंगा। खुद का टाइम मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएं। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहा हूँगा कि सॉल्यूशन हम किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर रहे होंगी। क्लियर है पॉइंट? बढ़े आगे पक्का। तो चलिए इस सभी को क्वेश्चन को करने से पहले हम अपनी कंप्यूटर जिसे बोलते हैं कि टिकटिकी जी को भी यहाँ पर ले आए। तो टिकटिकी जी को हम लोग बुला लेते हैं। हेयर इज वेयर इज द टिकटिकी, दिस इज द टर्म। तो ये हमारी टिकटिकी जी आ चुकी हैं आप लोगों के साथ पूरी क्लास में। यहाँ पर ये आप लोगों के साथ यहाँ पर रहेंगी। 2.5 मिनट का समय आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मिलेगा। नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो चलिए जी क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 2.5 मिनट का समय। 2 मिनट 30 सेकंड का समय शुरू होता है। अब सॉल्व करो फटाफट, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, वो बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है कि टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R2 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस टर्म, देन टी raised to power 2k is equal to t for all k is greater than or equal to 1, 2k plus 1 is minus t, range of t square is the proper subspace of the range of t and the range of t square is equal to the रेंज ऑफ टी। इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है। साउंड क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन आप लोगों के पास यहाँ पर आ चुका है। टिकटिकी जी भी आप सभी के साथ यहाँ पर ऊपर की ओर यहाँ पर विराजमान है, क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हैं। यस टिकटिकी जी आ चुकी हैं, ये बड़े काम की हैं टिकटिकी जी। आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोगों को 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं IIT जैम एग्जाम में। आप लोगों को 60 क्वेश्चन जो हैं वो मिल रही हैं, है ना। और एग्जाम में मार्क्स के को टाइम कितना है? 180 मिनट के आसपास आप लोगों को जो है यहाँ पर टाइम मिल रहा है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 3 मिनट देने हैं। मैंने तो फिर आप लोगों को यहाँ पर 2.5 मिनट दिए हैं, थोड़ा सा ही कम टाइम दिया है ताकि क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कर पाएँ। तो जल्दी से आप लोग इसको सोच लो कि करना कैसे है, हाउ टू थिंक। और अपने जो भी आप लोगों का आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन पे मुझे यहाँ पर ज़रूर बताना। वो कमेंट सेक्शन पे मुझे यहाँ पर आप लोग जो हैं ज़रूर बताना। चलो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करो। यस, टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R2। ओके, हम यहाँ पर इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। R2 to R2 है और t के बारे में ये बात बोलिए कि t ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू द माइनस एक्स कॉमा वाई की टर्म मुझे यहाँ पर अवेलेबल है, मुझे यहाँ पर अवेलेबल है। इतना मैं हिंट आप लोगों को दूं क्योंकि 30 सेकंड रह गए हैं। आप लोग इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप लोग इसकी जरा फाइंड आउट करो। हाउ टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सर उसके लिए हमारे को यहाँ पर, चलो पहले पूरा टाइम हो लेने दो फिर आगे डिस्कस करेंगे। यस, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के पास एक एक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। किसी का अगर कोई डाउट हो तो शेयर ज़रूर करें। यस, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर। यस, टाइम्स अप हो चुका है। टिकटिकी जी को हम लोग डाउन कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सर बेसिस ऑफ R2 हमारे पास क्या होते हैं।
सर वो होते हैं हमारे पास E1 और E2। हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बेसिस आर रिटन एज द 1,1,0 एंड द 0,1, ये हमारे पास यहाँ पर लिखे जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, अगर ये कुछ हमारे पास इस तरीके से लिखे जा रहे हैं तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर t ऑफ 1,0 यहाँ पर सॉल्व करा तो मेरे पास ये वैल्यूज़ यहाँ पर किस तरीके से बनेगी उसके बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं। t ऑफ 1,0, फिर से बात समझ लो, t ऑफ 1,0 फिर से समझ लो, मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1 की जगह आ जाएगा ये -1 और ये हो जाएगा 0। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ -1 इंटू 1,0 प्लस 0 इंटू 0,1, कुछ इस तरीके से मैंने इसको लिखा। सिमिलरली मैंने यहाँ पर t ऑफ 0,1 मैंने यहाँ पर डिफाइन करा, उसका आंसर कितना आ गया, 0,1 ही आएगा इसका आंसर। इसको लिख सकता हूँ मैं 0 इंटू 1,0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1, यहाँ पर हो जाएगा 1,0। आप लोगों ने यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर कर लेनी है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे। अब यहाँ से इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को कुछ इस तरीके से लिखना है। ये जो टर्म है इसको आप लोगों ने कॉलम में लिखना है, तो ये हो जाएगा -1 0 और 0 और 1, ये टाइप में मेरी यहाँ पर टी मैट्रिक्स यहाँ पर आ चुकी है। तो टी मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, -1, प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। टी मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ चुकी है, -1 0 0 और 1, इस टाइप पे वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। आगे बढ़ता हूँ, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर बात करूँ, फर्स्ट ऑप्शन पे अगर मैंने यहाँ पर k को इक्वल टू 1 ले लिया है तो ये क्या कह रहे हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बोल रहे हैं, और सेकंड ऑप्शन के लिए भी यहाँ पर t की पावर की वैल्यू को बोल रहे हैं -t के इक्वल बोल रहे हैं। अब t मेरे पास यहाँ पर आ क्या गया है, दैट इज -1 0 0 और 1 के ऊपर बात मेरी यहाँ पर आ चुकी है। जैसे ही मैं यहाँ पर टी स्क्वायर करता हूँ तो -1 0 0 और 1 के ऊपर बात होगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 1, दैट इज 0 0, दैट इज 0 0 और ये बनेगा मेरे पास यहाँ पर 1। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है विच इज नॉट इक्वल टू टी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा रॉन्ग ऑप्शन है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा रॉन्ग ऑप्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर टी क्यूब निकालने की कोशिश करूँ तो वो क्या होगा, मेरे पास टी स्क्वायर इंटू टी होगा। टी स्क्वायर वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास वही मैट्रिक्स आएगी। तो सिर्फ हम यहाँ पर इसको -1 0 0 और 1 के ऊपर बात करें तो मेरे पास यहाँ पर -1 0 और 0 और 1 ही आ रहा होगा विच इज़ इक्वल टू टी, विच इज़ नॉट इक्वल टू -t, वो मेरे पास -t के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। क्या मेरी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? ओके जी, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रेंज ऑफ टी के ऊपर। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना सर, रेंज ऑफ टी के अंदर मेरे पास क्या आएगा सर, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स और वाई जो है वो मेरे पास कहाँ से होंगे, रियल नंबर से होंगे। इसका मतलब सर इसके अंदर मेरे पास -x कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर आ रहे होंगे, -x कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट मेरे पास आ रहे होंगे सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये कुछ नहीं, पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है। इसका मतलब सर अगर हम यहाँ पर रेंज सेट ऑफ टी के ऊपर बात करें तो वो कुछ नहीं, मेरे पास पूरा का पूरा आर स्क्वायर है। मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा आर स्क्वायर यहाँ पर डिफाइन है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रेंज ऑफ टी के ऊपर बात करूँ, इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या बात कर ली, रेंज ऑफ टी स्क्वायर के ऊपर बात कर ली। तो आप लोग यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, टी स्क्वायर अगर आप लोग फाइंड आउट करोगे, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को आप लोग फाइंड आउट करो तो आप लोगों के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर बन पा रही है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसका मतलब एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट ही मेरे पास यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टी स्क्वायर ऑफ एक्स कॉमा वाई, मेरे पास वो क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई टाइप के ही एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे और एक्स और वाई कहाँ से होगा, मेरा यहाँ पर रियल नंबर से होगा। इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि टी स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ से अगर हम यहाँ पर रेंज ऑफ टी स्क्वायर के ऊपर बात करें वो कुछ नहीं, वो भी मेरे पास क्या आर स्क्वायर के इक्वल है, विच इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड विच इज इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास यहाँ से दैट इज द रेंज ऑफ टी विच इज इक्वल टू द रेंज ऑफ टी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? चलो बढ़ते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी मैं आप लोगों को यहाँ पर टिक टिकी जी से बोलूँगा
कि वो आप लोगों को 2.5 मिनट का समय यहाँ पर फिर से दें। 2.5 मिनट का समय शुरू होता है आप लोगों के पास अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि वो कोड से नीचे आ जाए। ओके, क्या बोल रहे हैं? एम बी अ टाइमर स्टार्ट। M be a real 6 cross 6 matrix. 2 and minus 1 are the two eigenvalue of M. Then M की power 5 which is equal to the AI plus MB. Then what is the value of A and B? What is the value of A and B के ऊपर बातचीत हमारी क्या है? यस, रिकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन हो रही है। 2 मिनट का समय मैंने आप लोगों को दिया है यहाँ पर। चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व जब तक आप लोग नहीं करेंगे, अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे, दिक्कत परेशानी का सामना आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ सकता है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आप लोग क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आप लोग जो हैं क्वेश्चन को खुद अपने हाथों से सॉल्व करो। डन। और ये आप लोगों का जैम का ही क्वेश्चन है। ये आप लोगों का जैम का ही क्वेश्चन है। जैम, ठीक है, ये जैम का ही PYQ का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है ये कौन से PYQ यहाँ पर ये चल रहे हैं। बस आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हमारा यहाँ पर अवेलेबल करवाना है। मोटिव एग्जाम की तरह इन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को आप लोग करें। क्वेश्चंस को यहाँ पर बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, समझें और फाइंड आउट करने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करें। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फाइंड आउट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। उन्होंने हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सर M मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है, 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स दी हुई है, और सिर्फ उन्होंने मुझे यहाँ पर एक आइगन वैल्यू 1 दिया हुआ जिसकी वैल्यू 2 है, एक आइगन वैल्यू 2 दी हुई है जिसकी वैल्यू यहाँ पर -1 है, और आगे मुझे यहाँ पर ये बात बोली हुई है कि M की पावर 6 जो है वो A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस B इंटू M के ऊपर सेटिस्फाइड मुझे यहाँ पर ये कर रही है। हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब M इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, टाइम्स अप हो ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। दैट इज M की पावर 6 माइनस के MB माइनस के E इंटू आई विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है? ये इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना। केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास यहाँ पर कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। इसका मतलब अगर वो अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो मैं यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ M की वैल्यू निकाल सकता हूँ। वो मेरे पास यहाँ पर क्या होगी? 6 माइनस BX माइनस के A विच इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। और आप लोगों को पता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मिलने वाले रूट्स को ही हम लोग आइगन वैल्यूज बोलते हैं। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर मुझे रूट ऑफ दिस इक्वेशन दिए हुए हैं। तो ये जो रूट्स हैं हमारे पास वो कितने दिए हुए हैं? एक तो दिया हुआ है 2, एक तो दिया हुआ है 2 और एक दिया हुआ है -1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 सब्सिट्यूट करूँ, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये और कुछ नहीं, x की पावर 6 विच इज इक्वल टू द ए प्लस m x है। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर? mx है ना। तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट करा तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2b की टर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर x की पावर -1 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा? -1 की पावर 6 दैट इज 1 विच इज इक्वल टू द a माइनस b की टर्म मुझे यहाँ पर मिल रही होगी। यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी 1 प्लस b की टर्म मुझे यहाँ पर मिलेगी। अब a की वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी? सर ये बन जाएगा 2 की पावर 6 विच इज इक्वल टू द 1 प्लस b प्लस 2b की टर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू क्या बनेगी? दैट इज 330। ये बन जाएगा मेरे पास 3, यहाँ पर मेरे पास बन रहा होगा 2 की पावर 6 की वैल्यू। ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पर बनेगी ये 64 बन रही है, बस बन जाएगी फिर।
कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, यहाँ 6 थोड़ा ना, यहाँ 5 है। ओफो। चलो खैर, कोई बात नहीं। खैर, आप लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए ऐसा हुआ। चलो ठीक है, यहाँ पर 5 है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पर 5 के कोरस्पॉन्डिंग कर लेते हैं। दैट इज m की पावर 5 विच इज इक्वल टू द a i प्लस b। m की टर्म है तो इसका मतलब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मेरे पास क्या हो जाएगी? दैट इज, ये मेरे पास बनेगा 5 विच इज इक्वल टू द a प्लस बी। एक्स की टर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक्स की वैल्यू को 2 मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, और एक बार एक्स की वैल्यू को मुझे यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है? -1 पुट करना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 की पावर 5 विच इज इक्वल टू द a प्लस 2 बी की टर्म आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा, ए माइनस के बी वाली टर्म मुझे यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ से ए की वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। या नेगेटिव को इधर कर देते हैं, ये -1 बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये माइनस ए है बेसिकली। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास -a प्लस बी है। जैसे मैं इन दोनों को यहाँ पर ऐड करूँगा तो मेरे पास ये 3b विच इज़ इक्वल टू द, ये 32 बनेगा, 33 बन जाएगा, ये मेरे पास 33 बन जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? यहाँ पर 11 आ जाएगी। b की वैल्यू जो 11 है वो कहाँ कहाँ पर नहीं है, उनको कैंसिल करो। सर यहाँ पर नहीं है माइनस, और यहाँ पर भी नहीं है। सर इन दोनों में है b की वैल्यू 11। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर ट्रू होगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या, नेगेटिव करने के बाद दैट इज 1 इज इक्वल टू -a प्लस बी की टर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 1 -a और ये हो जाएगा प्लस का 11। यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 10। a की वैल्यू 10 आएगी। a की वैल्यू 10 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुका है। टिकटिकी जी भी आप लोगों को 2.5 मिनट का समय देने के लिए रेडी है। स्टार्ट करो क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला हुआ है m जो है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज द नॉन जीरो वैल्यू, है ना, बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0, मतलब नॉन जीरो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। देन अल्फा इज एन ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा प्लस आई, m माइनस अल्फा आई, अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दिस, माइनस अल्फा इज दिस, माइनस अल्फा इज दिस। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर अवेलेबल है। क्वेश्चन को आप लोग पूरा का पूरा जरा यहाँ पर सॉल्व जरूर करें। और ये क्वेश्चन अगर किसी को आता है, ये क्वेश्चन अगर किसी को आता है एग्जाम में, तो उसके लिए ये सीधी सीधी बात बोलूं 30 सेकंड से कम का क्वेश्चन है, लेस देन 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर किसी को आता है। मैंने फिर आप लोगों को 2.5 मिनट का समय यहाँ पर दिया है। मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2.5 मिनट का समय यहाँ पर दिया है, फिर भी सॉल्व करो। 2.5 मिनट का समय मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, सॉल्व हो रहा है। इधर देखना है, उधर तो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ बोलो भाई, सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करो बस। बेसिकली क्वेश्चन बहुत इजी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बस आप लोगों का। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ये इजी है, इजी वे में ये क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। लेस देन 30 सेकेंड से पहले ये सॉल्व हो जाना चाहिए था। चलो ठीक है, बहुत है इतना ही। अब जरा यहाँ पर जरा नज़र मारो, वो क्या रहा है। वो आप लोगों को बोल रहा है m स्क्वायर इज इक्वल टू 2, m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कहीं ये निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है ऑफ निलपोटेंसी इंडेक्स 2? यस सर। और हमें पता है सर इसकी अगर हम यहाँ पर आइगन वैल्यू के ऊपर बात करें, आइगन वैल्यू ऑफ m, वो मेरे पास क्या आएंगे? 0 0 आएंगे। इसका मतलब 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m। वो m का क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू हो जाएगा।
क्लियर है पॉइंट। अब मुझे यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करने को बोल रखा है, आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा आई। m की वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ i 1 है यहाँ पर। ओके, इसकी अगर मैं आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो 0 प्लस अल्फा आएंगे, वो आ जाएगा अल्फा। और इधर वाला क्वेश्चन क्या है, m माइनस अल्फा आई की टर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सीधा अगर आप लोगों को बोलूँ तो ये आप लोगों का मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, MCQ का क्वेश्चन है। आई थिंक 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों का जैम के अंदर आया हुआ है, सिंगल करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये है 0 माइनस अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस अल्फा। इसका आइगन वैल्यू माइनस अल्फा है और इसका आइगन वैल्यू अल्फा है। यहाँ क्या बोल रही हैं, अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए वो हमें क्या बोल रही हैं, अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा आई। m प्लस अल्फा आई, m का आइगन वैल्यू 0 है तो 0 प्लस अल्फा इंटू 1, यहाँ से आ जाएगा अल्फा। नेक्स्ट अल्फा आई माइनस की m, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा सॉरी यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू 1, अल्फा इंटू 1 माइनस का 0, तो इसका हो जाएगा अल्फा। अल्फा एंड अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द नंबर, तो यही तो बोला हुआ है, अल्फा इज एन ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर अवेलेबल है। इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है अल्फा, इसका कितना आ रहा है माइनस अल्फा, ये बोल रहे हैं ना ये भी नहीं है। इसका कितना आ रहा है अल्फा, इसका कितना आ रहा है अल्फा, ये बोल रहे हैं माइनस अल्फा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, यस बिल्कुल, रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हो रही है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो। थोड़ा डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन को, चलो जी सॉल्व करो। लेट M be a 4x3 matrix and even E2 E3 are the standard basis of R3, then which of the following is true? If rank of M is 1, then M into E1, M into E2 are the linearly independent set. Rank of M is 2, this type of linearly independent. Rank of M is 3, this type of linearly independent. Rank of M is R, then this type of linearly independent set मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सॉल्व करो। सॉल्व करते रहो, मैं यही हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, गायब नहीं हुआ। सॉल्व करो। हाँ जी, 46 सेकेंड लेफ्ट। यस सॉल्व करो, मैं यही देखा, आ गया ना, मैंने बोला था ना मैं यही हूँ, चिंता क्यों करते हो। प्रॉपर 2.5 मिनट का समय मैंने आप लोगों को दिया सॉल्व करने के लिए। इसके 2 वेज हैं, आप लोग या तो बिल्कुल ही थ्योरी के साथ जा सकते हो, आप लोग या तो इसको बिल्कुल ही थ्योरी के साथ जा सकते हो, थ्योरी, या आप लोग इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, या आप लोग इसका यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो। तो काउंटर एग्जाम्पल वाला तो थोड़ा पॉइंट थोड़ा मुश्किल है, थ्योरी के साथ और इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर दूँ, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अभी तो क्रैश कोर्स में हो सकता है ये अवेलेबल हो, लेकिन अब आप लोग अगर जैम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है कि जैम 2024 देना चाहिए,
तो हमारा कोर्स जो है वो जल्द ही आप लोगों के साथ PW की ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। PW ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा जल्द ही। हम इसके बारे में, हमारी मीटिंग्स जो हैं डन हो चुकी हैं, प्लानर डन हो चुका है। जल्द ही हम लोग जो हैं जैम 2024 के लिए आप सभी के साथ पूरा फुल बेहतरीन 1 ईयर कोर्स आप लोगों के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं। 1 ईयर का कोर्स आप लोगों के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं फॉर जैम 2024 के लिए। अगर मैं यहाँ पर जैम के ऊपर बात करूँ, उसके अंदर हम लोग डिटेल के अंदर और बातचीत करेंगे। सिमिलरली आप लोगों के साथ सून बहुत ही जल्दी हम लोग CSIR का नेट भी जो है आप लोगों के साथ, CSIR नेट का जो बैच है वो भी आप लोगों के साथ PW ऐप पर अवेलेबल होने वाला है। इसकी भी प्रिपरेशन हमारी तरफ से डन हो चुकी हैं, प्लानर डन हो चुकी हैं, मीटिंग्स अरेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो जल्दी आप लोगों के साथ CSIR नेट का बैच भी PW ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। डन। तो ये दोनों आप लोगों के साथ अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भाई कुछ और है। पहले इसके बारे में मेरे को लगा इसको बता देना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई रैंक ऑफ कोई भी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ पर आर आती है, ठीक है यहाँ तक, और मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर E1 E2 E3 अप टू सोन En जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है। हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस है। E1 E2 E3 आर द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस। डन। और उसकी यहाँ पर मेरे पास क्या आती है, आर रैंक आती है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर M ऑफ E1, M ऑफ E2, M ऑफ E3 अप टू M ऑफ En, ये जो एक सेट आएगा, दिस सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है ना? ये सेट जो है हमारा ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और ये कितने एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर होंगे, क्योंकि M रैंक M है, तो ऑलवेज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसको आप ER तक यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ बात बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर रैंक ऑफ M जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसको M ही ले लो आप। यहाँ पर रैंक ऑफ M मेरे पास 3 है, तो इसका मतलब
हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। चलो ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए बंद हो गई थी, तो वही सेट कर रहा था मैं यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल आ रही है। कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो उसके पास होगा ही होगा। अरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये वाला। कंसिस्टेंट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो उसके पास होगा ही होगा। अब ये क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर मेरे पास क्या होगा? पूरा टाइमिंग कंप्लीट कर लो, जल्दी से सॉल्व कर लो, कमेंट सेक्शन पे आंसर दे दो, फिर हम लोग आगे की ओर बात कर फिर हम लोग आगे की ओर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यस एवरीवन, यस एवरीवन। हाँ जी, हो रहा है क्वेश्चन आप लोगों के साथ? बोलो भाई। अब वो बोल रहे हैं कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के ऊपर बात हो रही है। यस। अब अगर उन्होंने हमारे साथ बोला हुआ है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के ऊपर बात करूँ, तो मेरे पास यहाँ से इसके 3 केस बनते हैं। इन दोनों के रिलेटेड मेरे पास यहाँ से इनके क्या केस बनते हैं? 3 केस बनते हैं। पहला, दूसरा, और मेरे पास यहाँ पर क्या? अगर ये रैंक ऑफ ए which is equal to the rank of a augmented b which is equal to the n which is equal to the नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल है, तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या आती है? वो आता है मेरे पास यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा। अब अगर मेरे पास यहाँ से वैल्यू रैंक ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी विच इज़ लेस देन एन आती है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? दैट इज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएंगे ये? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड केस अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ, तो थर्ड केस को इधर ले लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर रैंक ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल टू द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होता है? यहाँ पर नो सॉल्यूशन। मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन की बात यहाँ पर अवेलेबल हो। क्लियर है ना पॉइंट? अब हम यहाँ पर ए ऑगमेंटेड बी के ऊपर बात कर लेते हैं। दैट इज़ 1153। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज़ 115 ऑगमेंटेड 3। आई होप आप लोगों को पता है इसको कैसे लिखना है। 12m5, दैट इज़ 12m और 5 का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से हो जाएगा x24 1 2 4 और k, 1 2 4 और k का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो। यहाँ तक मेरे पास है रैंक ऑफ ए, यहाँ तक है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। इसके ऊपर अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर रो एक्लेन फॉर्म में चेंज करेंगे। रो एक्लेन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? ऑपरेशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सर R2 में चेंज, दैट इज R2 माइनस के R1, और यहाँ पर R3 में चेंज, दैट इज R3 माइनस के R2, R3 माइनस के R2, दैट इज माइनस के R2। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? अरे भाई ये क्या आ गया? दैट इज R2। कई बार हो जाता है, डिजिटल बोर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर लिखा तो ये वैल्यू क्या हो गई है? दैट इज 115 ऑगमेंटेड 3। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बात कर लेता हूँ? R3 में से R2 को माइनस कर लेता हूँ। तो R3 में से R2 को माइनस करा तो ये 0 हो गया, 2 में से ये 0 हो गया, ये m-4 आ गया ऑगमेंटेड k-5 की वैल्यू आ गई। अब R2 में से R1 को माइनस कर दो, R2 में से R1 को जो है आप लोग माइनस कर लो, दैट इज 0, दैट इज 1, दैट इज m-5, यही वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी ऑगमेंटेड 2। यहाँ पर वैल्यू मेरे पास आ चुकी। अब ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये MSQ का क्वेश्चन है। मैं फिर से बात बोल देता हूँ, ये मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है। एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके जो हैं वो ट्रू है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके ट्रू है। अब आ जाओ, अब यहाँ पर अब हम लोग
अब क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर क्या बोल रखा है, कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो मुझे काम करना है इन दोनों पे। मुझे क्या काम करना है, इन दोनों पे। या तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास, और ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब रैंक जो है यहाँ पर इसकी 3 से कम आएगी। मतलब n के इक्वल आएगा, कॉलम n है तो 3 आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रैंक कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 या 3 से कम होगी। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की वैल्यू 3, देन यूनिक सॉल्यूशन, और लेस देन n, तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ कि भाई मैंने यहाँ पर बात बोली कि m की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 4, क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन ऑप्शन में गिवन है। जैसी m की वैल्यू मैंने यहाँ पर 4 काउंट करी, मेरे पास यहाँ से रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने आ गए, 2 आ गई हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मेरे पास यहाँ पर कितने आ गए हैं, 2 आ गई हैं। ओके जी, इसका मतलब, और यहाँ से अगर मैं रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के ऊपर बात करूँ, तो यहाँ 4 हो गया कि तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर वो वैल्यू आ गई है यहाँ पर 3, विच इज़ 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ, ये तो वैल्यू आ गई नो सॉल्यूशन। इसका मतलब m इज इक्वल टू 4 तो मैं यहाँ पर कभी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन चाहिए। अब इसका मतलब m को मैं 4 नहीं ले सकता, इसका मतलब m इज नॉट इक्वल टू 4 पर मेरा सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होना चाहिए। m इज नॉट इक्वल टू 4। ओके ओके, जरा इसके ऊपर यहाँ पर आते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि m इज नॉट इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ a की वैल्यू कितनी है, मेरे पास यहाँ पर 3 है, और k की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ, मेरे पास यहाँ पर रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आ चुका है। इसका मतलब इनकंसिस्टेंट होने के लिए m इज नॉट इक्वल टू 4 मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। क्लियर है ना? ओके जी। अगर अब यहाँ पर k के ऊपर बात करते हैं, या तो k 5 होगा या नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर k इज इक्वल टू 5 ले लिया, k इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो इसका मतलब मैं m की वैल्यू को कुछ भी ले सकता हूँ। m की वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या लिया, कुछ भी वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली। ओके, अब जैसे ही मैंने k इज इक्वल टू 5 लिया, अब मेरे पास यहाँ पर m की 2 चॉइस है। मेरे पास यहाँ पर क्या है, m की 2 चॉइस है, या तो मैं 4 लूंगा या तो 4 के इक्वल नहीं लूंगा, या तो मैं 4 लूंगा या तो 4 के इक्वल नहीं लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर k की वैल्यू को 5 पुट करा, तो मेरे पास अब m की वैल्यू 4 के ऊपर बात हो रही है। अगर मैंने 4 लिया, अगर मैंने यहाँ पर 4 यहाँ पर ले लिया, तो मेरे पास क्या हो गया, रैंक ऑफ a की वैल्यू 3 आ गई है ना। 4 ले लिया तो मेरे पास रैंक ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 2 आ गई, और k की वैल्यू पे भी वैल्यू क्या आ रही है, a ऑगमेंटेड b की वैल्यू आ रही है, विच इज 2। तो इसका मतलब इस केस में यूनिक सॉल्यूशन है k इज इक्वल टू 5 पर, k इज इक्वल टू 5 पर। अब जैसे मैंने यहाँ पर k को 5 के अलावा कुछ और लिया, तो ये वाली वैल्यू भी मेरे पास 2 पे 2 आ रही है, 3 पे 3 आएगी। इसका मतलब k इज इक्वल टू 5 मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा वो भी सेटिस्फाइज कंसिस्टेंट के लिए कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, और ये डी भी ट्रू है और ए भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर फॉर MSQ टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर 2.5 मिनट का समय। 1 मिनट चलो 10 सेकेंड फालतू ले लो, क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ने में भी आप लोगों को टाइम लगेगा। मैं इधर हो जाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम दोनों मिलके। मैं भी आप लोगों की तरफ आ चुका हूँ। लेट V बी अ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, S is the subset of V which is a non-empty. Consider the following properties of F. For any vector space W over F, any map from S to W extend to the linear map of V to W. Extend to the linear map of V to W. For vector space W over F and any two linear mapping F and G, satisfy the F of S which is equal to the G of S for all S belong to the capital S, and f of v which is equal to the v for all f of v which is equal to the g of v for all v belongs to the v. थर्ड ऑप्शन, थर्ड बारे में बात बोला हुआ है, प्रॉपर्टी S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड S स्पैन V, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। MSQ टाइप का क्वेश्चन है।
फर्स्ट इम्प्लाइज फोर्थ, फर्स्ट इम्प्लाइज थ्री, सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड और सेकेंड इम्प्लाइज फोर्थ के ऊपर हमारी यहाँ पर बात अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों को और यहाँ पर देना चाहता हूँ। चलो सॉल्व करो। आप लोग जब तक इसको खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कैसे बात बनेगी भाई लोगों, कैसे बात बनेगी? सॉल्व करो। क्वेश्चन आप लोगों के पास आ चुका है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का है, हाँ या ना? क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये क्वेश्चन जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट के ऊपर बातचीत यहाँ पर अवेलेबल है और एक थ्योरम पर बेस क्वेश्चन, सिर्फ एक थ्योरम पर। सिर्फ इसमें लैंग्वेज ज़्यादा लिखी हुई है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक थ्योरम की देर है, एक थ्योरम दूर है आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कराने के लिए। क्या टाइमिंग? यस, सॉल्व करो फटाफट। फोर्टी 45 सेकेंड लेफ्ट। कुछ समझ में आया कि हाउ टू थिंक, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? कुछ समझ में आया भाई लोगों? हाँ जी, कुछ समझ में तो आया होगा सर, आया तो है लेकिन कर नहीं पा रहे सर, सॉल्व कर नहीं पा रहे हम लोग। अच्छा ठीक है, चलो बहुत है इतनी टाइमिंग, टाइम्स अप, इतनी टाइमिंग आप लोगों के लिए बहुत है। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर क्या बोला हुआ है? S इज अ सबसेट ऑफ V विच इज नॉन एम्प्टी सेट, विच इज नॉन एम्प्टी सेट। अगर मैं यहाँ पर S सेट को बोल दूं कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल बेसिस के ऊपर बात बोली गई है, क्या बोला? मैं अगर यहाँ पर S को ले लूं कि ये मेरे पास क्या है, बेसिस हैं, जिसको मैंने यहाँ पर बोल दिया लाइक S1, S2, S3 अप टू सॉन Sn टाइप में वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली है, ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर ली। अब हुआ क्या कि हमें यहाँ पर एक एक्सटेंशन थ्योरम के नाम यहाँ पर पता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई बेसिस एलिमेंट होते हैं तो उसको यहाँ पर अगर मैं एस एन की जगह एस आर ले लूँ पॉइंट विच इज अ सबसेट ऑफ वी, तो अगर ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट है, मतलब ये मेरे पास यहाँ पर ये बेसिस एलिमेंट का काम कर रहे हैं, तो एस को कैन बी एक्सटेंड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी। हम यहाँ पर उस मैपिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी के तौर पे हम इस मैपिंग को यहाँ पर डिफाइन यहाँ पर कर सकते हैं, हाँ या ना? हम इसको यहाँ पर एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी। अब यहीं पर वो बात बोल रही हैं कि फॉर एनी वेक्टर स्पेस W, फॉर एनी वेक्टर स्पेस W मेरे पास एक मैपिंग है S से लेकर W तक, कोई दिक्कत नहीं है, टू फॉर्म टू एक्सटेंड अ लीनियर मैप ऑफ V टू W। मैं S से V पर तभी जा सकता हूं जब मेरे पास यहाँ पर वो बेसिस एलिमेंट होंगे, बेसिस एलिमेंट होंगे तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं V के बेसिस के लिए, तो ये मेरा ट्रू है। ये वाला टर्म तो यहाँ से पता चला। अब अगर मेरे पास ये बेसिस हैं तो बेसिस होने के लिए S को क्या होना पड़ेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब वन इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, वन इम्प्लाइज थर्ड हो जाएगा। S बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, S बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। सर सेकंड के ऊपर बात करते हैं। सेकंड बोल रहे हैं कि फॉर एनी वेक्टर स्पेस मेरे पास यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर सेट S को ले लूँ, मेरे पास यहाँ पर ले लिया 1 0 और 0 1 और यहाँ पर ले लिया मैंने 0 0, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 0 0। मुझे यहाँ पर बोला गया कि सेकंड इम्प्लाइज थर्ड है, मैंने S सेट ले लिया, मैपिंग अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेरे को मैपिंग क्या बोल रखी है? दैट इज अगर मैं G ऑफ, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ मैंने F ऑफ 1 0 यहाँ पर लिया, वो मेरे पास G ऑफ 1 0 के इक्वल है, और F ऑफ वो 0 1 मैंने यहाँ पर लिया तो मेरे पास G ऑफ 0 1 के इक्वल, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बोला। लेकिन वो मैपिंग मेरे पास यहाँ पर उन्होंने बोल दी है
क्या मेरे पास एस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है? ना सर। सर आपने जान के लिया यहाँ पर 0 0, एफ ऑफ 0 0 भी जी ऑफ 0 0 पे मैप कर रहा है, लेकिन एस क्या है मेरे पास? लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। तो सर सेकंड नॉट इम्प्लाइज थर्ड, सेकंड नॉट इम्प्लाइज थर्ड। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। आहा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। 2 मिनट का समय, 2.5 मिनट का समय शुरू होता है अब। कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ P 2020 summation I running from 1 to n of AI xi where AI are the real number and n belongs to n is the 0 to 2020. Let W be a given vector space. W के पास यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सभी पॉलिनोमियल अवेलेबल हैं, लेकिन AI इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल ऑड के लिए, देन द डायमेंशन ऑफ W इज। सर इससे निहायत ही इजी क्वेश्चन IIT जैम के इतिहास में लीनियर अलजेब्रा में आई थिंक नहीं आया होगा। निहायत ही इजी क्वेश्चन है, जैम का ही क्वेश्चन है आप लोगों का, और जैम 2020 का क्वेश्चन है। निहायत ही इजी लेवल 1 का क्वेश्चन है, लेवल 1, बिल्कुल बेबी स्टेप क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप। सॉल्व करो फटाफट। अगर आप लोगों से ये भी सॉल्व नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट समझने में दिक्कत आई है आप लोगों को। अगर ये क्वेश्चन भी आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पा रहा तो कंसेप्ट समझने में आप लोगों को दिक्कत आई है मेरे बड़े भाई। ठीक है, सॉल्व करो। ओफो, चलो सॉल्व 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 दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सॉल्व करो। हुआ कुछ? क्या आंसर आया? चलो मैं इसके ऑप्शन डिफाइन कर देता हूँ। ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1010, ऑप्शन डी 1011। बस इतना मैं आप लोगों की हेल्प यहाँ पर कर सकता हूँ। इसमें से कोई एक आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पर, कोई एक आंसर हो। चलो आओ देखते हैं। टिकटिकी जी पर आ जाए। उन्होंने बोला यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए Pn का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विच इज रिटन एज E0, दैट इज E1 x की पावर 1, दैट इज E2 x की पावर 2, अप टू सो ऑन। यहाँ से हो जाएगा E3 x की पावर 3, अप टू सो ऑन। यहाँ हो जाएगा En x की पावर n। और अगर मैं यहाँ पर इसके बेसिस के ऊपर बात करूँ, बेसिस ऑफ PNR, बेसिकली ये R होता है यहाँ पर PNR इस तरीके से डिफाइन होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल whose degree is less than or equal to n and coefficient are coming from real number, coefficients are coming from real number। ये वही बात लिखी हुई। तो अगर मैं बेसिस के ऊपर बात करूं तो बेसिस होता है इसके यहाँ पर 1 x x2 x3 अप टू सॉन x की पावर n टाइप में। तो अगर मैं इसके यहाँ पर डायमेंशन के ऊपर बात करूँ तो PNR का जो डायमेंशन होता है वो मेरे पास होता है n+1 इसकी डायमेंशन होती है। अब अपने को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन हैं? अपने को उन्होंने P2020 बोल रखा है। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल जो A0 A1x E2 x² अप टू सो ऑन, यहाँ से हो जाएगा A2020 और x की पावर 2020 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसके बेसिस एलिमेंट क्या हो जाएंगे? अगर मैं यहाँ पर बेसिस के ऊपर बात करूँ, इसके बेसिस के ऊपर हो जाएंगे दैट इज़ 1x x² x³ अप टू सोन x की पावर 20
20। तो भाई 20 एलिमेंट तो ये वाले हैं, एक ज़्यादा हो गया, तो ये कितने हो गए 2021। क्या 2021 फाइनल आंसर आया? नहीं, अभी नहीं आया। आगे उन्होंने बोल रखा है कि W भी एक ऐसा सबस्पेस है जिसके अंदर वो सभी पॉलिनोमियल आ रही है 20 से, लेकिन जिसका AI नंबर इज इक्वल टू AI विच इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज ऑड नंबर, I ऑड के लिए। यहां से यहां तक अब अगर मैं W के ऊपर बात करूं तो W के ऊपर वो सभी पॉलिनोमियल मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं, कहाँ से? PNR से, सच दैट जिनका AI विच इज इक्वल टू 0 है, I जब जब मेरे पास ऑड नंबर है, I जब जब ऑड नंबर है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इसको डेवलप करने के लिए कितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? सर x की पावर 0 की रिक्वायरमेंट है, x की पावर 2 की रिक्वायरमेंट है, x की पावर 4 की रिक्वायरमेंट है, x की पावर 6 की रिक्वायरमेंट है, और x की पावर 20 की रिक्वायरमेंट। ये कितने हैं सर? 1 से लेकर 20 तक जितने इवन नंबर उतने ही ऑड नंबर हैं। तो 1 से लेकर 20 तक इवन और ऑड कितने हैं? 1010 इवन है, 1010 ऑड है। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? ये कितने हैं? 1010 नंबर आ गए हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी आया x की पावर 0। तो मेरे पास यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे? 1 पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? ये 1 भी तो है ना, x की पावर 0 को हम लोग 1 लिख सकते हैं ना। ये इतने तो ये हाफ हो गए और एक एक्स्ट्रा हो गया, तो 1 इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इज माई फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को 2.5 मिनट का समय दूंगा। 2 मिनट 30 सेकंड का समय शुरू होता है। अब सॉल्व करो। 2 मिनट 30 सेकंड का समय शुरू हो गया है। अब सॉल्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। ये 2-3 तरीकों से हो सकता है। अगर आप लोगों ने कुछ ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। अगर आप लोगों ने ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन वहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज नहीं भी पढ़ा है तो भी डायरेक्टली अगर आप इसको 8-8i-m करेंगे तो भी वहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वहाँ से भी ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद डिटर्मिनेंट के ऊपर बात करनी है। डिटर्मिनेंट आप लोग इसको आसानी से ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। बस बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है हाउ टू थिंक। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक और भी है, 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करो। टाइम लगेगा इसमें आप लोगों को, इसलिए मैंने आप लोगों को 2.5 मिनट का समय यहाँ पर दिया है। 2.5 मिनट का समय मैंने आप लोगों को दिया है। टाइम ज़रूर लगेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको सॉल्व ज़रूर कर लें। टाइमर आप लोगों के साथ चल रहा है। 22 सेकेंड आर लेफ्ट। तो चलिए टाइम अप। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ना 2 टाइप के सॉल्यूशन दूंगा। पहला वो जो CSIR नेट एग्जाम में हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को, या जो लोग DU के हैं ना उन लोगों ने ब्लॉक मैट्रिक्स को अपनी BSc में जरूर पढ़ा होगा। ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में जानकारी उन लोगों को जरूर होगी। चलो देखो हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू क्या अवेलेबल है। m मुझे क्या दिया हुआ है? 4x4 की मैट्रिक्स है, दैट इज 9 2 7 1 0 7 2 1
0 0 0 0 11 6 -5 और 0, ये मैट्रिक्स मेरे पास है। अच्छा देखो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिख रही है 2/2 की, ये भी 2/2 की दूसरी मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की तीसरी, और ये चौथी मैट्रिक्स अवेलेबल है। इसका मतलब मैं m को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, m को मैंने लिख दिया है a b नल मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा अगर मैं बोलूं कि आइगन वैल्यू ऑफ m विच इज इक्वल टू द आइगन वैल्यू ऑफ a एंड आइगन वैल्यू ऑफ c, यहां पर मेरे पास जो m की आइगन वैल्यूज हैं वो a और c से हमें यहां पर मिलेंगी। चलो एक बार यहां से देखते हैं, a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 9 2 0 7। यहां से अगर मैं आइगन वैल्यू लूं, क्योंकि a एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू क्या है, डायगोनल एंट्रीज, दैट इज 9 और 7। ओके अगर मैं c के ऊपर बात करूं तो 11 6 -5 और 0, ये मेरी सी मैट्रिक्स है। इसकी आइगन वैल्यू आप लोग वेरीफाई कर लेना, इसकी आइगन वैल्यू जो मैट्रिक्स आ रही होंगी इसकी आइगन वैल्यूज वो हमारे पास आ रही होंगी 6 और 5। आप लोग इसको वेरीफाई जरूर कर लेना, 6 और 5 आर द आइगन वैल्यू ऑफ सी। दिस इंप्लाइज आइगन वैल्यू ऑफ m इज 9 7 6 और 5। डन, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं आइगन वैल्यू ऑफ 8i -m निकालूं तो वो क्या होगा। अच्छा देखो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि m की जो आइगन वैल्यू है, m की आइगन वैल्यू अगर 9 है, सपोज m इज इक्वल टू 9, मतलब आइगन वैल्यू ऑफ m इज 9, इस बात का जरूर ध्यान देना आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 8i, i का मतलब 1, तो 8 - 9 दैट इज -1, 7 पुट करूंगा तो 8 - 7 दैट इज 1, 6 पुट करने पर 8 - 6 दैट इज 2, और 5 पुट करने पर 8 - 5 दैट इज 3। ये मेरे पास आइगन वैल्यूज किसकी आ चुकी हैं, 8 - m की, 8i - m की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर 8i, सॉरी इसको एक बार क्लियर करते हैं, दैट इज 8i - m का क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा 1 - 1 का क्यूब -1, 1 2 का 8 और 3 का 27। जैसे मैं इन सब का प्रोडक्ट करूंगा, हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, तो इसका क्यूब का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। क्लियर है ना? तो इन मतलब क्या होगा -1 1 और 8 और 27 को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आएगा -216, मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ये तो हुआ सॉल्यूशन नंबर 1। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। दैट इज मुझे एक बार मैट्रिक्स क्या गिवन है वो देखते हैं एक बार, दैट इज 9 7 2 1 9 7 2 1 0 2 7 1। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 7 2 1 है, ओफो 0 7 2 1। एक बार और देख लेते हैं, 0 0 11 6 -5 और 0। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 11 6 -5 और 0 0 0 0 0। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे यहाँ पर निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 8i - m का क्यूब का डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है, नो प्रॉब्लम। ये है मेरा सॉल्यूशन नंबर 2। बड़े ध्यान से इसको समझना, बहुत ही ध्यान से, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। दैट इज 8i - m मुझे यहाँ पर निकालना है, तो वो क्या होगा, ध्यान से समझो एक मिनट के लिए। दैट इज 8i - m, तो ये हो जाएगा मेरे पास, डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, डायगोनल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0, दैट इज 1 2 7 1 0 -1 2 1 0 0 -8 11 6। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है अरे यार ऐसे नहीं करना था। चलो छोड़ो, इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं ताकि हमें अरे चल जा। दैट इज 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8, ये मैट्रिक्स आई, माइनस 9 2 7 1 0 7 2 1 0 0 11 6 -5 और 0। अब इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े ध्यान से। दैट इज 8 - 9 दैट इज -1, 0 - 2 दैट इज 2 7 1। अरे नेगेटिव भी लगेगा,
हाँ 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 हाँ, ये हो जाएगा 0 1 -2। ओ ऊपर भी है ना, -2 -7 -1, that is -1 also. Yes, yes, that is -1, 0 0 0 0 माइनस के 3 माइनस के 6, yes -6, 0 0 0 0 प्लस का 5 और माइनस के 8। हाँ प्लस का 8, ठीक है यहाँ तक डन। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो रो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा -1। ये रो ये कॉलम छोड़ी, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, इसमें भी कॉलम 1 के कोरस्पॉन्डिंग करूंगा तो ये हो जाएगा 8 या 24, 8 या 24 प्लस का 30, तो आंसर कितना आएगा प्लस का 6, प्लस का 6 मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। प्लस का 6 का हो गया, वो हो गया माइनस का 6, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया इसका यहाँ पर -6 मेरे पास इसका आंसर है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ये मैंने डिटर्मिनेंट लगाया, आंसर कितना आ गया -6, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया 8i माइनस एम का। तो 8i माइनस एम का होल क्यूब और का डिटर्मिनेंट लेना तो वो क्या हो जाएगा -6 का क्यूब, दैट इज -216 इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, समझ में आ गया? मैंने आपको दोनों करवा दिए हैं, चाहे अगर आप लोग ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं तो सॉल्यूशन 1, अगर नहीं जानते हो तो सॉल्यूशन 2 के साथ यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मिलेंगे 2.5 मिनट का समय, 2 मिनट 20 सेकंड का समय शुरू हो गया है। अब क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R7 टू R7 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नलिटी टी, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज। चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। जल्दी से अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आसान है क्वेश्चन, अब जिनको आता होगा ना उनके लिए बड़ा इजी है। जरा देखना है यहाँ पर, टी मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है R7 से लेकर R7 तक, तो नलिटी ऑफ टी कितनी है मेरे पास यहाँ पर 2 है। बस समझदार को इशारा ही बहुत है, समझदार को इशारा ही बहुत है, इतनी बात समझ आई? बस आप लोगों को बस इशारा मैंने यहाँ पर कर दिया हाउ टू थिंक। अभी क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, सीखो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ो ध्यान से। जल्दी करो, सोचो सोचो सोचो। अरे इस टाइम पे ना माइक बंद हो गया था, तो मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। आई थिंक वॉइस ओवर भी आप लोगों को अच्छे से दिख रही होगी, और वॉइस क्या दिखनी मतलब सुनाई दे रही होगी। ये लास्ट के 15 मिनट जो थे ना माइक बंद हो गया और मेरा ध्यान नहीं गया रिकॉर्डिंग के टाइम पे बिल्कुल भी। खैर कोई नहीं, हम ऊपर से बातचीत कर लेते हैं, एडिट करने के लिए तो हम बड़े होशियार हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ओके, नलिटी 2 है। अच्छा ध्यान भी नहीं गया मेरा, मैं देख भी रहा हूं स्क्रीन की तरफ, फिर भी मेरा ध्यान नहीं गया। खैर कोई नहीं, हमने इसको एडिट तो कर ही लिया। यस, 22 सेकेंड लेफ्ट, सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलो टाइम्स अप, आओ जरा इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, हाउ टू थिंक। टाइम्स अप, चलो आओ देखते हैं। ठीक है, मैं टिकटिकी जी को मैंने नीचे रख दिया था इस टाइम। आओ अब मुझे दिया हुआ है R7 से R7, नलिटी 2 है, तो मेरे पर रैंक ऑफ टी कितनी आ गई यहाँ पर, दैट इज 7 - 2 दैट इज 5 अकॉर्डिंग टू द रैंक नलिटी थ्योरम। तो रैंक ऑफ टी कितनी आ गई, 5 आ चुकी है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि हमें यहाँ पर बताएं, वी नो दैट, ध्यान से समझना, वी नो दैट दैट इज रैंक ऑफ A of n cross P matrix product with the B n P cross
m मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर है, देन रैंक ऑफ दिस नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a एंड द रैंक ऑफ b मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, हाँ या ना। सिमिलरली दिट इज ग्रेटर देन ऑफ रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b माइनस की n यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर है टर्म? चलो आप इसको यहाँ पर n ही लिख लो, एक ही बात, डन। अब मुझे यहाँ पर टी स्क्वायर के ऊपर बात बोली है, इसका मतलब रैंक ऑफ t विच इज लेस देन और इक्वल टू रैंक मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ t के बारे में यहाँ पर बातचीत अवेलेबल है। ये हो जाएगा रैंक ऑफ t प्लस रैंक ऑफ t माइनस के n यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर है, डन। अब मेरे पास यहाँ पर रैंक ऑफ t क्या है, दैट इज 5 प्लस 5 माइनस के 7 which is rank of t square which is less than minimum of 5,5। ठीक है, 5,5, हाँ या ना, डन। अच्छा ये क्या हो गया, 5 जमा 5 और ये हो गया मेरे पास दैट इज 3 लेस देन रैंक ऑफ टी स्क्वायर विच इज लेस देन मिनिमम 5। इसका मतलब रैंक ऑफ टी स्क्वायर के जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा मेरे पास 3, क्योंकि उन्होंने मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछी है। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? बढ़े आगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं। अगर किसी को ये रिजल्ट याद है तो ही ये क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज जिसको रिजल्ट नहीं याद है उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, डन। तो तब तक आप लोग इसको ध्यान से समझते रहें, पढ़ाई करते रहें, और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझें, और अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे मेरे साथ बातचीत ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। और जैसे मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरलाइन करके करा था, वैसे ही आप लोग इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को चबा चबा के पढ़ें। क्वेश्चन में क्या गिवन है उसी तरीके से इसको पढ़ें। बाकी ये वॉइस ओवर है यार, है ना। बाकी मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।